वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू चाणक्य ट्यूटोरियल्स। देखिए, आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक सेक्शन के बारे में, है ना। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है उस पर फोकस किया जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझते हैं कि इकोनॉमिक्स है क्या है। एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है। और इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र जिसको बोलते हैं, शास्त्र, ठीक। सबसे बड़ी बात यह है कि इकोनॉमिक्स 3 सेक्शनों पे चलता है। दूसरा, पहला एक होता है हमारा डिमांड, है ना, जिसको हम बोलते हैं डिमांड। डिमांड का मतलब होता है मांग, है ना। उसके बाद दूसरा हमारा जो सेक्शन होता है वो होता है सप्लाई का। सप्लाई एक मांग हो गया, एक हो गया आपूर्ति, ठीक है। और तीसरा जो सी वाला सेक्शन है वो होता है हमारा मार्केटिज्म। बाजारवाद। यही बाजारवाद क्या करता है कि इन दोनों को रेगुलेट करता है, ठीक है। डिमांड, सप्लाई और मार्केटिज्म। इकोनॉमिक्स में 3 सेक्शन हो गए, सबसे इंपॉर्टेंट। तो कई बार क्या होता है कि एक पहला क्वेश्चन यहीं से जनरेट होता है कि इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू क्या होता है। कई बार कई कंपटीशन में क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए मैं फोकस किया। तो इकोनॉमिक्स पूछा जाता है कि व्हाट इज द बेसिक टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना। तो इसमें बेसिक टर्म्स में 3 जितने भी ऑप्शन होंगे, इसमें अगर तीनों में से कोई भी ऑप्शन है तो वो करेक्ट होगा। ये नहीं कि तीनों ऑप्शन होगा, अगर तीनों ऑप्शन होगा तो ऑल ऑफ दीज होगा, है ना। तो एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो इकोनॉमिक्स होती है डिमांड, सप्लाई और मार्केटिज्म पे चलता है, ठीक है। बेसिक एक क्वेश्चन हमने आपको यहां से जो है क्लियर कर दिया। अब दूसरे नंबर पे आते हैं हम, ठीक। दूसरा हमारा है कि इकोनॉमिक्स में हमको किस किस इंपॉर्टेंट चैप्टर को टच करना है, सबसे बड़ी बात। तो इकोनॉमिक्स में हमको कम से कम 8 इंपॉर्टेंट चैप्टरों को कवर करना है। 8 प्राइम चैप्टर हैं जिनसे जो है क्वेश्चन आते हैं। अब वो चैप्टर कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इन सेक्शनों को कवर करना है, ठीक है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है वो पहला सेक्शन होता है। इस पहले सेक्शन में क्या होता है कि बेसिक फीचर ऑफ, है ना, कहते हैं कि बेसिक फीचर ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब क्या कहते हैं, आधारभूत पहलू। अर्थशास्त्र के आधारभूत पहलू। दूसरे नंबर पे जो हमारा आता है वो हमारा आता है टेक्निकल टर्म, मतलब कहते हैं इसको तकनीकी अर्थशास्त्र। मतलब टेक्निकल इकोनॉमी। अब देखिए, टेक्निकल इकोनॉमी में आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है। आपको जीडीपी पढ़ना है ना, आपको एनएनपी पढ़ना है, आपको पीपीपी, मतलब ये सब सारे टेक्निकल टर्म्स आपको पढ़ने हैं। मतलब एक बेसिक फीचर हो गया, दूसरा हमारा जो है टेक्निकल इकोनॉमी हो गया। तीसरे नंबर पे आपको क्या पढ़ना है, देखिए तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, तीसरे नंबर पे आपको पढ़ना है ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग में 2 चीजें, एक एग्रो ट्रेडिंग। एग्रो ट्रेडिंग मतलब होता है कृषिगत व्यापार, है ना। कृषिगत व्यापार के बारे में हमको पढ़ना है, एग्रो ट्रेडिंग। दूसरे बात हमारा जो आता है वो अदर ट्रेडिंग है, ठीक है। अब फोर्थ
नंबर पे क्या आता है, जो है इकोनॉमिक्स रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, इकोनॉमिक्स रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशन। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, अर्थव्यवस्था से जुड़े क्या क्या टर्म्स, क्या क्या पहलू हो सकते हैं, इसके बारे में भी पढ़ा जाता है ना, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब ई नंबर पे हमारा जो ई वाला अगला फीचर है, वो उस फीचर पे हमारा क्या आता है, 5 ईयर प्लान, 5 इयर्स प्लान, पंचवर्षीय योजनाएं, है ना। अब तक जितने भी 14 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी बनी हैं, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उन सब से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगला जो टर्म्स है वो हमारा क्या है, करंट इकोनॉमिक्स। करंट इकोनॉमिक्स मतलब, करंट मतलब आप समझते हैं, है ना, जिसको कहा जाता है कि फिलहाल में क्या नई चीजें चल रही हैं, है ना, किस तरह का जीडीपी ग्रोथ है, किस तरह का फ्लक्चुएशन है, या इकोनॉमिक्स से जुड़े जुड़े क्या क्या पहलू हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज आती है। करंट, है ना, इकोनॉमिक्स हो गया। अगले नंबर पे हमारा जो ये आता है, ये हमारा आता है बैंकिंग, बैंकिंग इकोनॉमिक्स, दैट्स ये 7th जो है सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है। बैंक से जुड़े देखिए, एक क्वेश्चन आपको होगा ही होगा किसी भी सूरत पे, है ना। बैंक से जुड़े बैंक रेट क्या है, बेसिक रेट क्या है, उसके अलावा इंटरेस्ट रेट क्या है ना, बैंकों की पॉलिसीज क्या है, और बैंक किस तरह से काम करता है, उसके अलावा बैंकिंग इकोनॉमी में आरबीआई सबसे मोटा सेक्शन है ना। आरबीआई किस तरह से इसको बोला जाता है, बैंकों का बैंक मींस, इसके बारे में आपको डिटेल्स में पढ़ना है, इससे एक क्वेश्चन पक्का पक्का होगा। तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 सेक्शन इंपॉर्टेंट हो गए। जो हमारा 8वां सेक्शन बचता है, उस सेक्शन में क्या करते हैं कि इसमें कुछ प्रिंसिपल होते हैं। प्रिंसिपल मीन्स क्या होता है हमारा, सिद्धांत। जैसे आपको बहुत सारे सिद्धांत मिलेंगे, गुनार मेंडल का सिद्धांत मिलेगा, केल्स थ्योरम मिलेगा, है ना, मार्क्स थ्योरम्स मिलेगा, बहुत सारे सिद्धांत आपको जो है गिली गुणांक थ्योरम मिलेगा। इस तरह से बहुत सारे सिद्धांत आपको मिलते हैं, और ये सिद्धांत किन किन चीजों से रिलेटेड है, इन सब के बारे में पढ़ा जाता है। तो इकोनॉमिक्स में 8 बेसिक टर्म हो गए, है ना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 8 ही चैप्टर पे आपको फोकस करना है, ये इंपॉर्टेंट है, उसके आगे हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं अगले सेक्शन पे। देखिए, हम पहला सेक्शन उठाए थे बेसिक फीचर का, तो आइए हम उस पर बात करते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि जो इकोनॉमिक्स हमारा पढ़ना है, वो इंडियन इकोनॉमिक्स से ही कोरिलेट करके पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप वर्ल्ड इकोनॉमिक्स पे फोकस किए जा रहे हैं। आपसे कभी यूएसए की इकोनॉमी या बाकी इकोनॉमी नहीं पूछी जाती है, आपसे सिर्फ भारत के जो है इकोनॉमी के बारे में पूछा जाता है। हाँ, कंपेरिजन किया जाता है, वो अलग मैटर है, वो करंट इकोनॉमिक्स का एक विषय हो जाता है। लेकिन आइए हम फोकस करते हैं बेसिक फीचर ऑफ इकोनॉमी, और वो भी इंडियन इकोनॉमी के पर्पस से। तो आइए अब देखते हैं क्या है कि बेसिक फीचर ऑफ इकोनॉमी क्या है। ठीक, अब इसमें इंडियन इकोनॉमी सबसे इंपॉर्टेंट। अब देखिए, इंडियन इकोनॉमिक्स में सबसे खास बात यह है कि इसके जो बेसिक फीचर हैं, वही क्या है, एक तरीके से वर्चू के रूप में, मतलब विशेषता के रूप में काम करता है। और उसी बेसिक फीचर में अगर कोई निगेटिव पॉइंट जुड़ जाए, तो वो एक तरीके से निगेटिव के रूप में, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं वो इविल्स, मतलब एक बुराइयों की तरह काम करता है। जैसे इंपॉर्टेंट, आइए हम देखते हैं क्या है इंडियन इकोनॉमी के क्या क्या बेसिक फीचर होते हैं, आप बाकायदे जानते हैं। सबसे बेसिक फीचर हमारा ये है इंडियन इकोनॉमी का कि कृषि पर आधारित है ना। एक बहुत बड़ा मतलब वो है कि हमारा कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है ना।
मतलब एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी। है ना, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी मतलब कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था। एक चीज है, अब देखिए इसमें पॉजिटिव और निगेटिव क्या है। कई बार क्वेश्चन आता है कि इंडियन इकोनॉमी किस तरह की है। अगर मान लीजिए ऑप्शन में क्या है, मिक्स इकोनॉमी अगर नहीं दिया हुआ है, मिश्रित अर्थव्यवस्था नहीं दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन सही माना जाता है। ठीक है, पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपसे कोई पूछे कि भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप स्ट्रक्चर फॉर्म क्या है, इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर फॉर्म क्या है, तो कृषि पे आधारित है। क्यों, अब इससे कैसे, अब देखिए कृषि पे आधारित होने का सबसे बड़ा दो चीजें ये है कि यहाँ का पूरे पॉपुलेशन का आप समझ लीजिएगा 58.7% जो पॉपुलेशन है वो क्या है, पूरे कृषि पे डिपेंड है। मतलब उनका लाइवलीहुड मतलब जीविका जिसको कहते हैं इसी पे चलता है ना, एक सबसे बड़ी बात है जीविका 58.7%। बाकी जो लोग बच जाते हैं, ठीक है, कितना बच गया सोचिए, इसमें कितना बच गया आपका, मतलब 41.3%, सॉरी, ये हमारा बच गया। ये पहला सेक्शन, ये दूसरा सेक्शन। अब ये जो बच गया, अब इनकी अर्थव्यवस्था किस बेस पे चलती है, इनकी अर्थव्यवस्था अनोदर बेस पे चलती है। अब एक चीज एग्रीकल्चर बेस पे, तो मतलब हमारी इकोनॉमी का सबसे बड़ा बेसिक पॉइंट क्या है, और वो भी कैसी इकोनॉमी है, जीविका पे आधारित। ठीक है, अब ये देखिए 58.7% जो लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं, तो उसमें भी क्या है कि किस तरह के लोग हैं, तो इसमें भी 4 तरह के लोग हैं, मतलब 4 टाइप्स ऑफ पीपल हैं इसमें, 4। एक होता है मार्जिनल फार्मर, मतलब जिनको बोला जाता है, इसमें पहले में आते हैं सीमांत किसान, जिनको बोला जाता है मार्जिनल फार्मर आर पीजेंट्स, सीमांत किसान। ये क्या है, सबसे ज्यादा 58.7% में। अगर भारत में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भारत में सबसे ज्यादा किस तरह के किसान हैं, तो वो सीमांत किसान होते हैं। ठीक है, ये सबसे ध्यान रखने वाली बात है, ये ऑप्शन में एकदम करेक्ट होता है। दूसरे नंबर पे है ना मिडिल फार्मर आते हैं, मतलब मध्य किसान। अब ये जान लीजिएगा कि भारत में मध्य किसान की संख्या सबसे कम होती है। एक बार एक एंट्रेंस में पूछा गया था कि भारत में किस तरह के किसान सबसे कम पाए जाते हैं, दैट्स मीन डिनोट टू द मिडिल फार्मर भारत में सबसे कम पाए जाते हैं। तीसरे नंबर पे होते हैं बड़े किसान, है ना, मतलब बिग फार्मर, जो जिनके पास हालांकि इनकी आबादी ओवरऑल 10% से भी कम होती है, लेकिन मैक्सिमम लैंड होल्डिंग इन्हीं के पास है ना। तो भारत में दो चीजें हो गई कि सबसे ज्यादा तो मार्जिनल फार्मर है, लेकिन सबसे ज्यादा जमीन किनके पास है, बिग फार्मर के पास है। ये 3। चौथे नंबर पे क्या होता है, ये मतलब एग्रो रिलेटेड लेबर पावर मीन्स कृषि से जुड़े श्रमिक। चौथे नंबर पे कृषि से जुड़े चौथे नंबर पे श्रमिक हो गए। तो आपको समझ में आया कि इंडियन इकोनॉमी में सबसे कृषि पे आधारित अर्थव्यवस्था। तो ये हमने आपको डिटेल दे दिया। अब देखिए इसमें 2 चीजें आप ढूंढ सकते हैं। पॉजिटिव आधार पे देखेंगे तो पूरे जनसंख्या का एक क्लासिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है कि मतलब लोगों को जीविका मिल रही है। अब इसी के निगेटिव बेस पे देखेंगे, माना जाता है कि अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में जीडीपी में अगर एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है तो वो अर्थव्यवस्था अच्छा नहीं माना जाता है। जैसे पहले क्या था कि पहले भारत के पूरे जीडीपी में कृषि का जो पार्टिसिपेशन था वो 90% था। घटते घटते आज के समय में जीडीपी में इनका कंट्रीब्यूशन 70.83% हो गया है। मतलब क्या हो गया है कि इसका मतलब ये हो गया कि कृषि पे आधारित जीडीपी धीरे धीरे घटती जा रही है। इसका मतलब भारत कहीं ना कहीं समृद्ध हो रहा है, प्रॉस्परस हो रहा है। तो ये हमारा एक इंडियन इकोनॉमी से एक पहले वर्ष पे हमने बात किया। तो इससे देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो आपसे ये सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक, अब देखिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं।
दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था हमने बता दिया। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पहलू, दूसरा दूसरा है श्रमिकों का आधिक्य। मतलब एक्सेसिव ऑफ लेबर पावर। हालांकि हम इसको दूसरी भाषा में ये भी कह सकते थे एक्सेसिव ऑफ लेबर पावर या एक्सेसिवनेस ऑफ लेबर पावर। इसको दूसरी भाषा में ये भी कह सकते थे कि यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, बट यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एक राजनीतिक विषय हो गया है कि हम पॉपुलेशन को यहाँ डिनोट करें, है ना। इकोनॉमिक्स में पॉपुलेशन को मैन पावर माना जाता है, उसको पॉजिटिव साइन के तौर पे देखा जाता है ना। तो यहाँ पे श्रमिकों का आधिक्य है, मतलब आपको श्रमिक इजीली मिल जाते हैं, कम प्राइस में मिल जाते हैं। इसी वजह से यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम आता है या हर चीज कम आता है, ठीक है। तो एक सबसे बड़ा ये है कि ये एक सपोर्ट हो जाता है, ठीक है, कि श्रमिकों का आधिक्य यहाँ पे अच्छा खासा बना हुआ है। अब देखिए जो श्रमिक हैं वो किस तरह के हैं। श्रमिक यहाँ पे दो तरीके के श्रमिक माने जाते हैं। एक माना जाता है, कहा जाता है कि इंटेलेक्चुअल लेबर पावर, ठीक है, पावर मतलब बौद्धिक श्रमिक, एक नॉन इंटेलेक्चुअल पावर। और नॉन इंटेलेक्चुअल लेबर पावर मतलब अबौद्धिक श्रमिक, ठीक, मतलब बौद्धिक श्रमिक और दूसरा अबौद्धिक श्रमिक। ठीक, अब आपसे पूछा जाए कि श्रमिकों के आधिक्य में मतलब भारत में किस तरह के श्रमिक हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये बीए में एसएससी में भी पूछा हुआ है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि भारत में किस तरह का लेबर पावर है, तो आप क्या कहेंगे, नॉन इंटेलेक्चुअल लेबर पावर है, यहाँ पे अबौद्धिक श्रमिक है। बौद्धिक श्रमिक यहाँ पे कम है, बौद्धिक श्रमिक का बहुत कम यहाँ पे रेशियो है। बौद्धिक श्रमिक मतलब हम ये कह सकते हैं कि जैसे प्लम्बर से रिलेटेड कोई एक्सपर्ट, किसी काम से रिलेटेड कोई एक्सपर्ट, तो इस तरह के लोग यहाँ पे कम है। और कहा जाता है गवर्नमेंट हमेशा सरकारी इस बात पे ध्यान देती है कि हमारे पास जो लेबर पावर हो, जो लेबर पावर कंसिस्ट करता है वो ज्यादा इंटेलेक्चुअल लेबर पावर हो। लेकिन हमारे यहाँ बेसिक कम्युनिटीज या बेसिक फैसिलिटी इतनी ज्यादा है नहीं कि जिससे जो है ये पावर जनरेट कर ले, तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा अबौद्धिक श्रमिक है। अब एक चीज ये है कि अबौद्धिक श्रमिक कहाँ पे लगे हुए हैं, एक सबसे इंपॉर्टेंट, अबौद्धिक श्रमिक कहाँ पे लगे हुए हैं, तो आप देखेंगे ये ज्यादातर 3 जगहों पे पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा, पहला कृषि में मतलब एग्रीकल्चर में, दूसरा माइनिंग में, खदानों में आपको बहुत ज्यादा दिखेंगे अबौद्धिक श्रमिक, और तीसरे नंबर पे हमारा अनोदर सेक्शन पे। अनोदर सेक्शन मतलब गवर्नमेंट कोई स्कीम चला रही है जैसे मनरेगा, ठीक है, ये फ्लैगशिप पॉलिसी है मनरेगा में आप देखेंगे अबौद्धिक श्रमिक सबसे ज्यादा लगे हुए हैं, है ना, क्योंकि इनको क्या है, इनको सिर्फ नरिशमेंट चाहिए, मतलब ये किसी तरह से जिंदा रहे, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, तभी ये जाके जो है इंटेलेक्चुअल लेबर पावर में कन्वर्ट हो गए। और इंटेलेक्चुअल लेबर पावर कहाँ पे सबसे ज्यादा है, जितनी फैक्ट्रियां चल रही हैं, है ना, जितना मतलब अर्बन एरिया में, मतलब शहरी क्षेत्रों में, तो उन जगहों पे इंटेलेक्चुअल लेबर पावर सबसे ज्यादा है। तो दो चीजें, मतलब श्रमिकों का आधिक्य यहाँ पे सबसे ज्यादा है। अब तीसरे पॉइंट पे हम आते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा तीसरे पॉइंट पे। अब देखिए आप ये इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कि उसका बेसिक फीचर क्या है, जिससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। अब सोचिए तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या हो सकता है इंडियन इकोनॉमिक्स का। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन ये हो सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, मतलब मिक्सर इकोनॉमी। मतलब ये कह सकते हैं फीचर ऑफ मिक्स
इकोनॉमी मतलब मिश्रित इकोनॉमी अर्थव्यवस्था। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात है, कई बार पूछा जाता है, देखिए अगला इस पे हम जब बात करेंगे तो एक क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा जाता है कि मिश्रित इकोनॉमी है क्या, दिमाग में ये उठता है मिश्रित इकोनॉमी क्या है। तो देखिए दो सेक्टर होते हैं बी, मतलब एक होता है प्राइवेट सेक्टर जिसको आप लोग बखूबी जानते हैं, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर होता है। दूसरा एक होता है गवर्नमेंट सेक्टर, दो चीजें होती हैं। अब प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर का सबमर्जिंग ही मिश्रित इकोनॉमी होता है। मन का मतलब कह सकते हैं कि दोनों क्षेत्रों का मिलन, दोनों क्षेत्रों का मिलन है ना, मतलब सबमर्जिंग, दोनों क्षेत्रों का मिलन, तो ये मिश्रित इकोनॉमी होता है। तो आपसे ये पूछा जाता है, तो एक चीज जान लीजिएगा कि कभी भी क्या होगा कि चार ऑप्शन में आएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि मिश्रित इकोनॉमी क्या होता है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर का सबमर्जिंग होता है, ठीक है। ये इन दोनों पॉइंट को आपको ध्यान में रखना होगा, शब्द को तरोड़ा मरोड़ा गया होगा लेकिन दोनों चीजों को ध्यान में देना होगा। जैसे इंपॉर्टेंट के तौर पे हम ले लेते हैं, क्या है, देखिए जो आज के समय में कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर होता है, कॉन्ट्रैक्ट कृषि, जैसा कि गुजरात में हो रहा है ना, गुजरात में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, ठीक है, पश्चिमी यूपी में, वेस्टर्न यूपी, इन चार जगहों पे हमने लिया। तो यहां पे क्या कर रहा है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर, मतलब बड़े बड़े किसानों का जमीन है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, लीज लेकर जो है कॉन्ट्रैक्ट खेती कर रही है, बड़े स्तर पे सब्जी की खेती है ना, अलग अलग तरीके की खेती की जाती है, जो बेनिफिट होता है फिर वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, फिर वही बेनिफिट फिर जो है किसानों को मिल जाता है, गवर्नमेंट अपना बेनिफिट लेके चली जाती है। मतलब एक इजी वे में आपको बताया, इसीलिए इसको कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसको गवर्नमेंट और ये दोनों मिलके, पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी का आपने नाम सुना होगा, वो सब भी क्या होता है, किसी तरीके की होती है ना। आज के समय में जितना भी जो है पीवीटी लिमिटेड कंपनियां या बड़ी बड़ी जो भी नवरत्ना कंपनियां, महानवरत्ना कंपनियां या मिनी नवरत्ना कंपनियां जितनी भी हैं, वो एक तरीके से क्या होता है कि उसमें गवर्नमेंट का भी शेयर होता है और पब्लिक प्राइवेट का भी शेयर होता है, दोनों मिलकर चलती है। मतलब हमारे अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या होता है, मिश्रित होता है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा। ये हमारा तीसरा फीचर हो गया। अब चौथे फीचर पे आते हैं। चौथा जो हमारा फीचर है, देखिए हम क्या कर रहे हैं कि ये सारे पॉजिटिव वे में बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसका आप निगेटिव वे में भी ले सकते हैं, है ना, तो इसी का निगेटिव वे भी ले सकते हैं। अब अर्थव्यवस्था का चौथा बेसिक फीचर क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय अर्थव्यवस्था का चौथा सबसे बेसिक फीचर क्या है, तो यहां का चौथा सबसे बेसिक फीचर ये है कि इसको देखिए हम पहले पॉजिटिव में ले रहे हैं, लेकिन इसका आप निगेटिव में निकाल सकते हैं। जैसा हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था का कहा, तो उसका निगेटिव आप यही निकाल सकते हैं कि गवर्नमेंट का स्ट्रांग होल्ड क्यों है ना, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो इसी वजह से एक चीज, चौथा बेसिक फीचर ये है कि सामंतवादी अर्थव्यवस्था, सामंतवादी अर्थव्यवस्था। अब देखिए ये सामंतवादी क्या होता है, सबसे बड़ी बात, सामंतवादी है ना, इसको हम इंग्लिश की भाषा में कहते हैं जो है एक तरीके से इकोनॉमी, एक्सट्रीमिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, या इकोनॉमी ऑफ किंगडम। सामंतवादी अर्थव्यवस्था मतलब यह है कि आप देखे होंगे कि गांव में क्या होता है कि गांव में या हर जगह एक सिस्टम बना होता है
जैसे ब्राह्मण का एक अलग वर्ग है, विश्वकर्मा समुदाय का एक अलग वर्ग है, हर समुदाय का एक अलग वर्ग है, और वो समुदाय क्या होता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू आउट काम करते हैं, है ना, और आपस में एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, और इसी वजह से ये अर्थव्यवस्था हमेशा चलती रही, जहां पे रोजगार की समस्या ना के बराबर होती है। तो देखिए यहाँ पे हमने कहा कि इकोनॉमी ऑफ किंगडम जो पहले से चला आ रहा है, उसका सबसे बेसिक फीचर क्या होता है कि आपसे एक क्वेश्चन में आता है, ये पूछा जाता है कि इकोनॉमिक्स का कौन सा ऐसा स्वरूप है, मतलब विच इज द फीचर ऑफ इकोनॉमिक विच हैव लेसेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब जिसके पास सबसे कम बेरोजगारी होता है। अर्थव्यवस्था का कौन सा ऐसा स्वरूप होता है, तो ये हमारा सामंतवादी अर्थव्यवस्था होता है। क्यों? क्योंकि उस समय क्या होता है कि सोसाइटी पूरा एक सिस्टम से चलती थी, सबका काम बटा होता था, और हर जनरेशन को ये सोचना नहीं पड़ता था कि वो क्या काम करेंगे। जैसे विश्वकर्मा का लड़का लगातार है ना, पीढ़ी दर ये सब सारी चीजें चलती आई हैं। लेकिन आज का क्या हुआ, आज से देखिए एक चीज ये हो गया कि मतलब कौन सी अर्थव्यवस्था जिसमें एम्प्लॉयमेंट, तो ये हमारा सामंतवादी हमने आपको बता दिया। दूसरा आपसे ये भी पूछा जाए कि भारत में जो है बेरोजगारी बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है, तो कहीं ना कहीं ये सामंतवादी अर्थव्यवस्था का टूटना भी है ना, कि जो हर जगहों पे धीरे धीरे कोलैप्स किया और धीरे धीरे चीजें खत्म हो गई। ठीक है, लोग अपने जो लगातार कई जनरेशन से जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो इंटेलेक्चुअल वर्च्यू लगातार आ रहे थे, उनको छोड़ के लोग दूसरे काम को तलाशे। लेकिन एक चीज और है, सामंतवादी अर्थव्यवस्था का सबसे नेगेटिव फैक्टर ये होता है कि इसमें क्या होता है कि आदमी के पास अपने हुनर को इम्प्रोवाइज करने का बहुत ज्यादा मौका नहीं होता है, मतलब जो उनके अपने कैरेक्टर होते हैं, जो हुनर होते हैं, अगर मान लीजिए आप दूसरा काम करना चाह रहे हैं, आपको लग रहा है कि बहुत आगे निकल सकते हैं, तो इन सब चीजों को कहीं ना कहीं बाधित करता है। तो अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है हमारा चौथा, सामंतवादी अर्थव्यवस्था। ठीक, अब देखिए अब पांचवें इंपॉर्टेंट सेक्शन पे आते हैं। पांचवा जो होता है इसको बोलते हैं कट्टर अर्थव्यवस्था। कट्टर विचारधारा पर आधारित अर्थव्यवस्था, मतलब ऑर्थोडॉक्सियल इकोनॉमी। अब आपको ये समझ में आ रहा था कट्टरता तो कहीं कहीं धर्म पे आता है, तो ये कट्टर इकोनॉमी क्या है, तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये कट्टर इकोनॉमी क्या होता है कि मतलब अर्थव्यवस्था का ऐसा स्वरूप जो जड़ पकड़ा हुआ हो, है ना, जड़ पकड़ा हुआ। तो जड़ का पकड़ा हुआ मतलब जैसे हम जिस पैटर्न पे खेती कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, उसी पैटर्न पे हम जिस समय हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, जैसे आज के समय, पहले क्या होता था कि आम के फसल जो है किसी खास मौसम में उनका व्यापार किया, आज के समय में पूरे 12 महीने फसल है ना उगाए जा रहे हैं या प्राप्त किए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, हर तरह का मतलब समझ लीजिए। तो ये सहूलियत हो गया, मतलब 12 महीने जो है ट्रेडिंग चल रही है। पहले क्या होता था किसी पर्टिकुलर टाइम में आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक खाया जाता, आज के समय में पूरे साल खाया जाता है। तो ये होता है कहीं ना कहीं जो ऑर्थोडॉक्सियल इकोनॉमी को ब्रेक करके जो है ये चीजें आगे बढ़ी है। तो ऑर्थोडॉक्सियल इकोनॉमी एक मतलब बहुत बेसिक फीचर हुआ करता था, तो आज के समय में ये पूरा टूट चुका है ना, कि जो हमारी अर्थव्यवस्था में जो कट्टरपन था, ठीक है, जो रूढ़वादिता था वो खत्म हो गया। अब एक चीज देखिए, अब एक चीज आपसे पूछा जाता है कि ये 1990, 91 और 92, ठीक है, इस समय में जो उदारवाद लाया गया, लिबरलिज्म, वो क्या था? तो जो उदारवाद लाया गया तो वो वही था कि वो ऑर्थोडॉक्सियल इकोनॉमी को तोड़ने के लिए लाया गया, है ना, हमारे मार्केट को दूसरे देशों के लिए खोला गया, है ना, और किसी एक चीज पे निर्भरता, किसी एक चीज की टाइम डिफाइन न करके उसको पूरे साल तक रेगुलेट किया गया। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो आपसे एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट आता है किसी भी एग्जाम में कि उदारवाद, लिबरलिज्म क्यों आया, या लिबरलिज्म जब आया भारत इंडियन इकोनॉमी में सबमिट हुआ
तो उसने क्या किया, तो मेन चीज यही है कि हमारे ऑर्थोडॉक्सियल इकोनॉमी को ब्रेक किया। तो ये सबसे हमारा इंपॉर्टेंट है। तो 5 सबसे बेसिक फीचर हो गए इंडो इंडियन इकोनॉमी पे। चलिए अब इसके बाद हम अगले सेक्शन पे बात करेंगे।